प्रश्न है, हस्तिनापुर का उत्खनन कब किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं 1952, 1947, 1955 या फिर 1945। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1952। ऑप्शन नंबर ए, हस्तिनापुर का उत्खनन 1950 से 52 के आसपास हुई थी, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, और इनका जो खोज करता है की नोट्स में लिखा गया है बीबी लाल, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, आइसोर्निया क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं पौधा, जलीय खरपतवार, जंगली पशु या फिर स्तनपायी। तो आइसोर्निया जो है एक प्रकार का खतरनाक जलीय खरपतवार है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और इसे बंगाल का आतंक भी कहा जाता है, याद रखेंगे। आइसोर्निया को बंगाल का आतंक के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, संकीसा स्तंभ कहाँ है? ऑप्शन दिए गए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर गुजरात। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा संकीसा स्तंभ जो है वो अशोक की तरह बनवाया गया था। यह उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में स्थित है। की नोट्स में लिखा गया है, यह जो क्षेत्र है संकीसा स्तंभ, यह फर्रुखाबाद जो कि यूपी में पड़ता है, यह सम्राट अशोक की तरह बनवाया गया एक विशाल सिंह स्तंभ भी है। यहाँ एक सिंह स्तंभ भी यहीं पर है फर्रुखाबाद में ही, जिसके शीर्ष पर एक बड़े हाथी की मूर्ति मिलती है, ध्यान रखेंगे। और इसका महत्व क्या है? तो माना जाता है कि भगवान बुद्ध यहाँ स्वर्ग से उतरे थे, याद रखेंगे। फर्रुखाबाद में है, सम्राट अशोक के द्वारा यहाँ एक सिंह स्तंभ भी बनवाया गया था और इसी के शीर्ष पर क्या है? बड़े हाथ की मूर्ति है। ये प्रश्न पूछा गया है, एक बड़े हाथ की मूर्ति किस स्तंभ पर है? तो यह सिंह स्तंभ पर, याद रखेंगे। और यह अशोक की तरह बनवाया गया था। और यही इसको, और यह जो स्थान है, यह जो भगवान स्थान जो है भगवान बुद्ध के स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरने की मान्यता से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? ऑप्शन दिया गया रसेल कार्सन, राल्फ इमर्सन, चार्ल्स डार्विन या फिर एडवर्ड विल्सन। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, साइलेंट स्प्रिंग के लेखक जो है वो रसेल कार्सन है, ऑप्शन नंबर ए। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा रसेल कार्सन। अगला प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा में क्या बदलता है? ऑप्शन दिए गए हैं दिशा, परिमाण या फिर दोनों या फिर कोई नहीं। तो प्रत्यावर्ती धारा में दिशा भी परिवर्तित होती है, परिमाण भी परिवर्तित होती है। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों। अगला प्रश्न है, लावा मिट्टी या फिर रेगुर मिट्टी किससे निर्मित होता है? बेसाल्ट, ग्रेनाइट, आग्नेय या फिर अवसादी। तो रेगुर मिट्टी जो है वह बेसाल्ट चट्टान से निर्मित होती है। और ये भी याद रखेंगे, रेगुर मिट्टी को लावा मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। और रेगुर मिट्टी को क्या कहते हैं? काली मिट्टी, याद रखेंगे। और ये भी पूछा जाता है कि रेगुर मिट्टी या फिर काली मिट्टी किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा मात्रा अधिक है? तो ये महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये सब क्षेत्रों में ज्यादा पड़ता है, ज्यादातर महाराष्ट्र क्षेत्र में, ध्यान रखेंगे। और यह कपासी मिट्टी, इसी साथ में कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। और यह कपास की खेती के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है। यहाँ एक्स्ट्रा की फैक्ट में दिया गया है, यह एक जिला है। ओके नहीं सॉरी, यहाँ पे ये गलत लिख दिया, मेंशन कर दिया गया है। यह एक जिला है, ये गलत है, इस पर ध्यान नहीं देंगे। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी है? ऑप्शन दिए गए हैं 76%, 70%, 60% या फिर 65%। तो बिहार राज्य की जो है 76% जो है कृषि जनसंख्या जो है वो कृषि कार्य में लगी है। प्रश्न ऐसे भी बनते हैं कि बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जो है भूमि जो है क्या में लगी है? कृषि कार्य में लगी है। तो दो तरह से प्रश्न बन सकते हैं। तो भूमि की अगर बात की जाए तो उस वक्त प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 60%, जो कि इस ऑप्शन में भी दिया गया है। परंतु इस प्रश्न का यहाँ जनसंख्या के हिसाब से पूछा जा रहा है, तो जनसंख्या के हिसाब से अगर पूछा जाए तो ये 76% हो जाएगा, ध्यान रखेंगे 76%। अगला प्रश्न है, शेर शाह सूरी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन दिया गया है 1572, 1500, 1501 या फिर 1472। तो शेर शाह सूरी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1472 में। और इनके बचपन का नाम काफी बार पूछा गया है, तो इनके बचपन का नाम याद रखेंगे फरीद। इनके बचपन का नाम था फरीद। और इनके द्वारा 2 युद्ध किए गए थे हुमायूं के साथ, याद रखेंगे। ये जो था ये हुमायूं के साथ हुआ था। एक हुआ था 1939 में, एक हुआ था 1939 में और एक हुआ था 1940 में, याद रखेंगे। यहाँ एक्स्ट्रा की फट में है, इनके बचपन का नाम, हाँ ये मेंशन किया गया है, बचपन का नाम फरीद था। और पिताजी का जो नाम था इनके हसन खां, पिता का भी नाम पूछा जाता है। शेर शाह सूरी के पिताजी का नाम क्या था? तो हसन खां था।
और ये क्या करते थे, कहाँ पर ये जमींदार थे, तो ये भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो इस लिखा गया है जौनपुर के राज्य के अंतर्गत उस वक्त जो था सासाराम, वो जौनपुर के अंतर्गत आता था। तो जौनपुर के अंतर्गत सासाराम के ये जमींदार थे। प्रश्न किसी भी तरह से बन सकते हैं, इसलिए सबको याद रखेंगे कि जौनपुर के राज्य में वो सासाराम के जमींदार थे और उनके पिताजी का नाम हसन खां था। अगला प्रश्न है, सतारा का विलय कब हुआ था? ऑप्शन दिए गए हैं 1848, 1850, 1853 या फिर 1860। तो सतारा का विलय जो है, सर्वप्रथम सतारा का ही विलय हुआ था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1848, याद रखेंगे। नेक्स्ट की फैक्ट्स में लिखा गया है जैतपुर और संभलपुर जो हुआ था 1848 के बाद, जैतपुर और संभलपुर का हुआ था 1849 में। उसके एक वर्ष बाद बघाट, उसके बाद उदयपुर 1852 में, 2 वर्ष बाद उदयपुर है, उदयपुर नहीं है, ध्यान रखेंगे, उदयपुर। झांसी है 1853 और नागपुर हुआ था 1854। ये सारे जो प्रश्न पूछे जाते हैं मिलान में पूछे जाते हैं या फिर क्रम से सजाइए, इस तरह से पूछे जाते हैं। तो सबका डेट याद रखेंगे, वर्ष कब हुआ था। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, 1848 में सतारा, उसके एक वर्ष बाद जैतपुर और संबलपुर 1849 में, बघाट 1850 में, उदयपुर जो कि राजस्थान नहीं है, ध्यान रखेंगे ये उदयपुर है 1852 में, झांसी 1853 में जस्ट एक वर्ष बाद, उसके बाद एक वर्ष बाद 1854, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है ट्राई ब्रेकर शब्द किससे संबंधित है? ऑप्शन दिए गए हॉकी, फुटबॉल या फिर दोनों से या फिर टेनिस से। तो ट्राई ब्रेकर जो है यह खेल किस खेल से संबंधित है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यह जो है ट्राई ब्रेकर यह हॉकी से भी संबंधित है और फुटबॉल से भी संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों से संबंधित है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन दिए गए हैं 415 से 450, 420 से 454, 454 से 460, 415 से या फिर 454। तो याद रखेंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वह किसने करवाई थी? कुमार गुप्त ने करवाई थी 5वीं सदी के समय। तो इसके प्रश्न में ये भी पूछ ले जाते हैं कि कब करवाए गए थे या फिर किस सदी में। तो याद रखेंगे 5वीं सदी, सदी अगर पूछा जाए तो 5वीं सदी, और अगर वर्ष पूछा जाए तो उस स्थिति में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 415 से 454 में। नालंदा विश्वविद्यालय क्या था? बिहार का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय था, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, यहाँ लिखा भी गया स्थापना किसके द्वारा हुई है? कुमार गुप्त के द्वारा। अगला प्रश्न है गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? गुरु गोविंद सिंह कौन है? इनका जन्म पटना में हुआ था और ये गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु माने जाते हैं, याद रखेंगे। 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे और इनका जन्म पटना में हुआ था। इन्हीं के माता जी का नाम पूछा जा रहा है। ऑप्शन दिए गए हैं कदरी जैला, बेबी जैला, बीबी जैला या फिर हरमनप्रीत जैला। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह जी की माता का नाम बीबी जैला था। अगला प्रश्न है इनका जो जन्म हुआ था वह 1666 में हुआ था। अगला प्रश्न है कामायनी के लेखक कौन है? ऑप्शन दिए गए हैं मुंशी प्रेमचंद्र, पंडित जयशंकर प्रसाद, पंडित रविशंकर या फिर महादेवी वर्मा। कामायनी के लेखक जो है वह है पंडित जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है करो या मरो के जन्मदाता कौन है? ऑप्शन दिए गए महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, रहमत अली या फिर यूसुफ मेहर अली। करो और मरो का जो नारा है ये भी प्रश्न पूछा गया है कि ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय किस आंदोलन में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुआ था? तो याद रखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? ये पूछा जाता है यह है महात्मा गांधी जी के द्वारा। परंतु यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि यह जन्मदाता कौन है इस नारे का? तो जो नारा, इस नारे का जो जन्मदाता है यह है यूसुफ मेहर अली। प्रसिद्ध महात्मा गांधी जी ने किया था, परंतु अगर जन्मदाता पूछा था तो उस वक्त आंसर हो जाएगा यूसुफ मेहर अली, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है राज्य के लिए एक हाईकोर्ट होगा या किस अनुच्छेद में इसकी चर्चा की गई है? ऑप्शन दिए गए हैं आर्टिकल 200, अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 215 या फिर अनुच्छेद 216। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 214। अनुच्छेद 214 में राज्य के लिए एक हाईकोर्ट होगा इस बात की चर्चा की गई है। अगला प्रश्न है स्वाद का वास्तविक स्थान जीवा नहीं बल्कि मन है, यह कथन किसका है? ऑप्शन दिए गए हैं महात्मा गांधी जी, नेहरू जी, जेपी नारायण या फिर अरविंद घोष। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी ने स्वाद का वास्तविक स्थान जीवा नहीं बल्कि मन है यह कथन दिया था। अगला प्रश्न है नासिका संकुलन के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन दिए गए एंटी हिस्टामिन, हिस्टामिन, प्रति अम्लीय या फिर विटामिन। तो नासिका संकुलन जो ज्यादातर ठंड के मौसम में हो जाता है तो यह किस कारण से होता है? ये प्रश्न पूछा जा रहा था। ये इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिस्टामिन। हिस्टामिन के कारण यह होता है। अगला प्रश्न है यदि आपको यह क्लास पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें
और कोई भी डाउट होता है किसी भी तरह का तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है सफेद फास्फोरस के संबंध में कौन सा सही है? ऑप्शन दिए गए हैं, इसका उपयोग रासायनिक हथियारों में किया जाता है, या फिर दूसरा कथन है यह हवा के संपर्क में स्वतः प्रज्वलित हो जाता है। तो सफेद फास्फोरस के संबंध में 2 कथन दिए गए हैं और ये दोनों कथन क्या है? सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही, ऑप्शन नंबर ए। इसका कुछ एक्स्ट्रा की फैक्ट लिखे गए हैं। सफेद फास्फोरस किसको कहते हैं? तो यह एक चतुष्फलकीय अणु है और इसे P4 से इनको डिनोट किया जाता है सफेद फास्फोरस को, और ये इसका प्रयोग जो होता है रासायनिक हथियारों में किया जाता है और यह हवा में आते ही क्या होता है? स्वतः प्रज्वलित हो जाती है। ये भी पूछ सकता है कि ये किस प्रकार का अणु है, त्रिस्फलीय है, चतुष्फलकीय है, अष्टफलकीय है। तो इस प्रकार तो इस ध्यान रखेंगे कि सफेद फास्फोरस जो है वह चतुष्फलकीय अणु है। अगला प्रश्न है बेरियम धातु से संबंधित रोग है। ऑप्शन दिए गए हैं मस्तिष्क सूजन, लीवर सूजन, हड्डी का दर्द, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बेरियम धातु से जो होता है वह मस्तिष्क में सूजन उत्पन्न होती है। याद रखेंगे, ये प्रश्न पूछे गए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ जितने भी प्रश्न लाए जा रहे हैं यह आपके एग्जाम की तैयारी के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगी। अगला प्रश्न है संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन की चर्चा किसमें की गई है? ऑप्शन दिए गए हैं आर्टिकल 240, आर्टिकल 239, आर्टिकल 250 या फिर आर्टिकल 249। कुछ पूछा जा रहा है कि संघ शासित क्षेत्र अर्थात कि यूनियन टेरिटोरी की बात की जा रही है, किसकी चर्चा किस आर्टिकल में मिलती है? तो इसकी चर्चा जो है आर्टिकल 239 में मिलती है, इसके प्रशासन की चर्चा मिलती है। याद रखेंगे। अगला प्रश्न है पाथवे टू गॉड के लेखक कौन है? पाथवे टू गॉड के लेखक कौन है? तो ऑप्शन दिए गए हैं महात्मा गांधी जी, राजेंद्र प्रसाद, अरविंद घोष या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी जी के द्वारा पाथवे टू गॉड लिखा गया था। अगला प्रश्न है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब लाया गया था? ऑप्शन दिए गए हैं 1905 में, 1904 में, 1906 में या फिर 1907 में। तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो है यह लाया गया था 1904 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे। एक्स्ट्रा की फैक्ट्स में क्या है? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में लाया गया था। यह जो है लॉर्ड कर्जन द्वारा लाया गया था ताकि क्या इसका उद्देश्य क्या था? भारतीय विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण को बढ़ाया जा सके। ध्यान रखेंगे। ये भी पूछता है किस के शासनकाल में लाया गया था और किसके द्वारा लाया गया था? तो यह कर्जन के द्वारा लाया गया था बंगाल विभाजन के समय, इसी के द्वारा बंगाल विभाजन भी किया गया था। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए स्कूल किस स्थान पर खोला था? ऑप्शन दिए गए हैं पटना, कोलकाता, मुंबई या फिर मद्रास। तो यहाँ पे मेंशन किया गया 1824 में, अर्थात ये जो स्कूल खोला गया था ये 1824 में खोला गया था। डेट भी याद रखेंगे। और यह खोला गया था कोलकाता में। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी, किसके द्वारा? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा। यहाँ 3 पॉइंट्स हो जाएंगे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के द्वारा कोलकाता में खोला गया था और 1824 में खोला गया था। एक्स्ट्रा की फैक्ट्स में देखेंगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने समाज सुधार और शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, जैसे कि विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करना और 1856 का विधवा पुनर्विवाह के अधिनियम पारित करवाना। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछे जा चुके हैं। याद रखेंगे 1856 में विधवा पुनर्विवाह लाया गया था इन्हीं के द्वारा। अगला प्रश्न है बोस्टन टी की घटना कब घटी थी? ऑप्शन दिए गए हैं 1779 में, 1789 में, 1773 में या फिर 1774 में। तो बोस्टन टी की घटना यह अमेरिका से संबंधित है। वर्ल्ड हिस्ट्री का प्रश्न है यह, और ऐसा में वर्ल्ड हिस्ट्री से प्रश्न 4 से 5 प्रश्न बनते हैं, ध्यान रखेंगे। तो बोस्टन टी की जो घटना हुई थी वह हुई थी 1773 में। बोस्टन टी के बारे में कुछ लिया गया है। बोस्टन टी की घटना डेट अगर पूछा जाए तो उस स्थिति में 1600 दिसंबर, याद रखेंगे इसको कि 1600 दिसंबर को 1773 में हुआ था। यह एक विरोध प्रदर्शन था जिसमें अमेरिकी उपनिवेशवादियों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की चाय की 342 पेटियों को बोस्टन हार्बर में फेंक दिया था। यह घटना अमेरिकी क्रांति के एक प्रमुख कारणों में से एक है। यह भी आई है, ध्यान रखेंगे क्योंकि इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं हमेशा। तो ये भी पूछ सकते हैं कितनी पेटियां? तो 342 पेटियां। कहाँ पे? तो बोस्टन हार्बर में फेंकी थी। और कब? तो 16 दिसंबर 1773 को। अगला प्रश्न है महमूद गजनी किस चोल राजा के समकालीन थे? ऑप्शन दिए गए हैं राजेंद्र प्रथम, राजराज विजयालय या फिर महेंद्र प्रथम। तो चोल राजा के समकालीन थे। तो यह जो थे यह राजेंद्र प्रथम के समकालीन थे। याद रखेंगे। की फैक्ट्स में दिए गए हैं। इसका शासनकाल राजेंद्र प्रथम 1014 ईस्वी में सिंहासन पर बैठे और 1030 ईस्वी तक शासन किया। याद रखेंगे। शासनकाल भी पूछा जाता है। तो 1014 से 1016 तक, 1014 से 1030 तक। याद रखेंगे।
जो महमूद गजनवी के शासनकाल 997 से 1030 के साथ मेल खाता है। तो इनका शासनकाल जरूर याद रखेंगे, राजेंद्र प्रथम जी का 1014 से 1030 तक। अगला प्रश्न है, मृत्युंजय के लेखक कौन है? गोपाल हरि देशमुख, गांधी जी, शिवाजी सावंत या फिर बीजी तिलक? ऑप्शन दिए गए हैं गोपाल हरि देशमुख। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मृत्युंजय के जो लेखक हैं वो हैं शिवाजी सावंत। याद रखेंगे मृत्युंजय के लेखक शिवाजी सावंत है। अगला प्रश्न है, नाई धोबी बंद विद्रोह कब हुआ था? 1919 में, 1916 में, 1920 में या फिर 1925 में? तो नाई धोबी बंद जो था वो एक प्रकार के किसान विद्रोह था और यह प्रतापगढ़ जिला अगर पूछा जाए तो याद रखेंगे प्रतापगढ़ जिले में यह हुआ था और यह हुआ था 1919 ईस्वी में। याद रखेंगे डेट, वर्ष 1919। यहाँ एक्स्ट्रा नोट में लिखा गया उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में होता है और यह अवध के कई इलाकों में आते हैं। याद रखिएगा कि यह प्रतापगढ़ जिले में हुआ था। और प्रतापगढ़ जिला कहाँ है ये भी पूछा जा सकता है, तो उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, उदयपुर क्यों प्रसिद्ध था? मसालों के लिए, कपास के लिए, जेवर के लिए, फिर बंदरगाह के लिए? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उदयपुर जो है वो चोल से संबंधित है, चोल वंश से, जो कि संगम काल का एक प्रमुख क्षेत्र हुआ करता था, व्यापारिक क्षेत्र। तो ये भी पूछा जा सकता है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो इसमें अगर व्यापारिक क्षेत्र होता तो वो भी प्रश्न सही हो सकते थे। तो अगर ये स्पेसिफिक पूछा जाए किस व्यापार के लिए, तो कपास के लिए। याद रखेंगे यह कपास के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुआ करता था। एक्स्ट्रा की फैक्ट्स में यह शहर प्रारंभिक चोल राजवंश के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और आर्थिक केंद्र था, जो बाद में क्या हुआ, तंजावुर को राजधानी बनाया गया। याद रखेंगे बाद में राजधानी चोलों के द्वारा कौन सा बनाया गया था, तो याद रखेंगे तंजावुर। ये प्रश्न पूछे गए हैं तंजावुर। अगला प्रश्न है, फुतुहात ए फिरोज शाही के लेखक कौन है? ऑप्शन दिए गए हैं अल-बरूनी, उत्बी, फिरोज शाह तुगलक या फिर अबुल फजल। तो फुतुहात ए फिरोज शाही जो है वह लिखा गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। अगला प्रश्न है, चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन दिए गए 1200 में, 1225 में, 1227 में या फिर 1278 में? तो चंगेज खान की मृत्यु जो हुई थी वो 1227 में हुई थी और यह कहाँ के था, तो मंगोल का था। याद रखेंगे मंगोल संबंधित है। अगला प्रश्न है, लैक्टोबैसिलस संबंधित है किससे? जीवाणु से, विषाणु से, कृमि से या फिर प्रोटोजोआ है? तो लैक्टोबैसिलस जो है वह दही में होता है। दही में खट्टेपन का कारण लैक्टोबैसिलस ही होता है। यह एक प्रकार का क्या है, जीवाणु है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, सल्फर डाइऑक्साइड किसका उदाहरण है? अम्लीय ऑक्साइड, क्षारीय ऑक्साइड, लवणीय ऑक्साइड या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अम्लीय सल्फर डाइऑक्साइड जो है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड जो है वह एक प्रकार का अम्लीय ऑक्साइड है। अगला प्रश्न, ठोस से सीधे वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संवहन, वाष्पन, ऊर्ध्वपातन या फिर बेसलर? तो यह क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन। ध्यान रखेंगे, इसको इंग्लिश में भी पूछ लिया जाता है नाम कभी कभी, तो इसे बोलते हैं, इसे क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, एक हॉल में ध्वनि की प्रतिध्वनि निरंतर होने का क्या कारण है? ऑप्शन है अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन या फिर ध्रुवन? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा परावर्तन, ऑप्शन नंबर बी। एक हॉल में जो ध्वनि की प्रतिध्वनि सुनाई देती है वह परावर्तन के कारण होती है। अगला प्रश्न है, एक इलेक्ट्रिक केतली में पानी कैसे गर्म होती है? ऑप्शन दिए गए हैं बेसलर विधि, वाष्पन विधि, संवहन विधि या फिर तापन विधि? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा इलेक्ट्रिक केतली में जो पानी गर्म होता है वह संवहन विधि द्वारा होता है और इसे ही चालन विधि भी कहते हैं। ध्यान रखेंगे, इसे ही चालन विधि भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, मराठा पत्रिका किस भाषा में प्रकाशित हुई थी? अंग्रेजी, मराठी, हिंदी या संस्कृत? तो मराठा पत्रिका जो है वो अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुई थी और हमने पिछले सेट में केसरी देखा था, केसरी किस भाषा में थी? तो वो थी मराठी भाषा में। ध्यान रखेंगे, और दोनों ही बीजी तिलक जी का, बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा यह निकाली गई थी। यहाँ लिखा भी गया, मेंशन किया गया, बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रकाशित की गई थी। अगला प्रश्न है, संथाल विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन दिए गए 1855-56, 1860-66, 1850 या 55, 1852 या 56? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा संथाल विद्रोह जो हुआ था वह सिद्धू कानू के द्वारा 1855-56 में हुआ था। यह एक जनजातीय विद्रोह था। यहाँ नेतृत्वकर्ता लिखा गया सिद्धू कानू थे, जो कि 1855-56 में हुआ था। गांधी जी का पहला सत्याग्रह कब हुआ था? 1916 में, 1918 में, 1917 में या फिर 1920 में? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा इनका पहला जो सत्याग्रह हुआ था वो बिहार में ही हुआ था, जो कि चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है और यह जो हुआ था वह 1917 में हुआ था। एक्स्ट्रा की फैक्ट्स में चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कई नेता शामिल थे। हाँ, इस पर यह भी पूछा जाता है
कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान कौन कौन से नेता शामिल नहीं थे, तो कौन कौन से थे ये याद रखना होगा। तो जिनमें मुख्य रूप से कौन कौन शामिल थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, जेबी कृपलानी और ब्रज किशोर प्रसाद। और ये भी पूछा जाता है कि महात्मा गांधी को बुलाने वाले कौन थे, तो कौन थे। इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। अगला प्रश्न है, मार्को पोलो कहां से आया था। ऑप्शन दिए गए हैं, पुर्तगाल, इटली, चीन या अफ्रीका। तो मार्को पोलो जो था वो एक इतिहासकार थे और एक यात्री थे और ये आए थे इटली से, ध्यान रखेंगे। मार्को पोलो के बारे में कुछ एक्स्ट्रा की फैक्ट्स है। मार्को पोलो ने कुबलई खान के शासनकाल में सेवा की थी। अगर सेवा पूछा जाए तो कुबलई खान के शासनकाल में। यह किस सदी में थे, तो 13वीं शताब्दी में, याद रखेंगे। कब से कब, तो 1288 से 1292 तक। मार्को पोलो 13वीं शताब्दी से संबंधित है और इन्होंने 1288 1292 के बीच क्या किया था, भारत की यात्रा की थी। दक्षिण भारत के पांड्य क्षेत्र, पांड्य वंश के समय और काकतीय साम्राज्य जब रुद्रमा देवी के शासनकाल के दौरान ये यात्रा किए थे। तो ये प्रश्न यहाँ पे बन सकते हैं कि वह किसके शासनकाल में आए थे और कौन कौन से, जैसे कि एक पांड्य वंश के संबंध आए थे और एक काकतीय साम्राज्य, जिसमें कब को रुद्रमा देवी उस टाइम शासनकाल में थी। और वक्त पूछा जाए समय तो 1288 से 1292 और कौन सी सदी भी काफी पूछ लिए जा रहे हैं आजकल प्रश्न में, तो याद रखेंगे 13वीं शताब्दी। अगला प्रश्न है, गुरुमुखी लिपि किस गुरु द्वारा दिया गया। ऑप्शन दिए गए हैं, गुरु अमरदास, गुरु अंगद, गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन दिए गए तो गुरुमुखी लिपि जो लाया गया है और किस गुरु द्वारा लाया था, यह गुरु अंगद जी के द्वारा लाया गया था, जो कि क्या थी, एक पंजाबी भाषा में थी। अगर भाषा पूछ ली जाए तो पंजाबी भाषा, और गुरु पूछा, गुरु जी का नाम पूछा जाए तो ये गुरु कौन थे, गुरु अंगद थे। अगला प्रश्न है, एसएसबी की स्थापना कब हुई थी। एसएसबी का अगर फुल फॉर्म जाना जाए तो क्या होगा इसका, सशस्त्र सीमा बल। और ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं, इजी है पर ध्यान देना जरूरी है। सशस्त्र सीमा बल, ये सब प्रश्न छूटने नहीं चाहिए इस तरह के। सशस्त्र सीमा बल, और इसकी स्थापना कब हुई ये पूछा जा रहा है, तो ये इसकी स्थापना जो हुई थी वह 1963 में हुई थी। अगर हेडक्वार्टर पूछा जाए तो इसकी हेडक्वार्टर जो है वह नई दिल्ली में है, याद रखेंगे, नई दिल्ली। अगर अध्यक्ष की पूछा जाए तो अध्यक्ष जो है अभी जो है संजय सिंघल है, याद रखेंगे, संजय सिंघल। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दिव्यांग महिला कौन है। ऑप्शन दिया गया है, काम्या कार्तिकेयन, ज्योति सिन्हा, अरुणिमा सिन्हा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो माउंट एवरेस्ट पर जो चढ़ने वाले पहली दिव्यांग महिला पूछा जा रहा है और ये प्रश्न एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं अभी तक में, तो यह जो है चढ़ने वाली वो अरुणिमा सिन्हा है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। काम्या कार्तिकेयन की बात करें तो ये भी माउंट एवरेस्ट से ही संबंधित है, यह सबसे युवा है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे युवा अगर पूछा जाए तो यह काम्या कार्तिकेयन है। अगला प्रश्न है, सेला सुरंग कहाँ है। ऑप्शन दिए गए हैं, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख या फिर जम्मू कश्मीर। सेला सुरंग जो है यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और यह सबसे बड़ी क्या है, द्विलेन सुरंग है, याद रखेंगे, जो कि 13,000 फीट ऊंची है। 13,000 फीट क्या है, ऊंची है, याद रखेंगे। अगर कभी कभी प्रश्न में आंकड़े पूछ लिए जाते हैं तो याद रखेंगे 13,000 फीट। यहाँ एक्स्ट्रा की फैक्ट्स में दिया गया है, यह दुनिया की सबसे लंबी सड़क सुरंग लेरडाल सुरंग है। अगर सड़क सुरंग की बात की जाए तो लेरडाल सुरंग है जो नॉर्वे में है स्थित है। और इसके विपरीत अगर अटल सुरंग, और इसके विपरीत जो है अटल सुरंग जो दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। दोनों में अंतर है, एक सड़क सुरंग है और एक राजमार्ग सुरंग है। और अगर सेला सुरंग की बात की जाए सबसे लंबी द्विलेन सुरंग है, ध्यान रखेंगे, सेला सुरंग सबसे लंबी द्विलेन सुरंग है जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और ऊंचाई हो जाएगी 13,000 फीट। सॉरी। अगला प्रश्न है, 2025 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कितने खिलाड़ियों को दिया गया है। ऑप्शन दिए गए हैं 5, 10, 14, 8। तो मेजर ध्यानचंद जो पुरस्कार है वो 4 लोगों को दिया गया है, जिसमें मनु भाकर शामिल है जो कि शूटिंग से संबंधित है, ये भी पूछा जा सकता है। और ये है क्या नाम है, डी गुकेश शामिल है और परमजीत शामिल है, हरमनप्रीत कौर शामिल है, ध्यान रखेंगे, यहाँ लिखा भी गया है नाम सबका। 2025 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो वो मनु भाकर है, यहाँ पे डी गुकेश है, हरमनप्रीत सिंह भी है और प्रवीण कुमार है। देखिए चारों का नाम दिया गया, परंतु इसके साथ साथ इनके खेल का भी नाम याद रखना पड़ेगा। मनु भाकर जो है वो शूटिंग से संबंधित है, आप चाहें तो शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं, शूटिंग से संबंधित है। डी गुकेश जो है वो चेस से संबंधित है। हरमनप्रीत, और इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल लिया था, ये भी पूछा जाता है, ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता था। हरमनप्रीत सिंह है जो कि हॉकी से संबंधित है और प्रवीण कुमार जो है पैरा एथलीट से संबंधित है। खेल के बारे में पूछा जाए
तो मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। मनु भाकर शूटिंग से संबंधित है, डी गुकेश चेस से संबंधित है, हरमनप्रीत सिंह जो है वह हॉकी से संबंधित है और प्रवीण कुमार जो है वो पैरा एथलीट से संबंधित है। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, गुजरात के सीएम कौन है? ऑप्शन दिए गए हैं भूपेंद्र पटेल, हेमंत विश्व शर्मा, मोहन यादव, विष्णुदेव साई। तो गुजरात के जो सीएम है वो भूपेंद्र पटेल है अभी। और गवर्नर की बात करें तो आचार्य देवव्रत हैं, जिन्हें हाल ही में क्या किया गया था, महाराष्ट्र का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ध्यान रखेंगे, महाराष्ट्र का अतिरिक्त प्रभार अभी राज्यपाल के द्वारा, ये केंद्र सरकार के द्वारा अतिरिक्त प्रभार दिए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ उप प्रधानमंत्री के भी जो है अलग अलग नाम, उप मुख्यमंत्री का भी प्रभार दिया जा रहा है अलग अलग। तो ध्यान रखेंगे सभी राज्यों के उप मुख्यमंत्री और अतिरिक्त प्रभार जिनको भी दिया गया है तो नाम याद रखेंगे। और उसके साथ साथ उसके आर्टिकल भी नाम याद रख सकते हैं, क्योंकि प्रश्न इससे भी बन सकते हैं। गवर्नर हो जाएंगे आचार्य देवव्रत, और हाल ही में जो दिया गया वो महाराष्ट्र राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है इनको, आचार्य देवव्रत को। और अनुच्छेद किस आर्टिकल में इसकी चर्चा है, किस अनुच्छेद में? तो ध्यान रखेंगे 153 में आचार्य देवव्रत जो इनको मिला है राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार, यह चर्चा 153 में है, तो याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं 20 जून, 25 जून, 25 मार्च, 20 मार्च। पक्षी दिवस जो है वो 20 मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। इसे गौरैया दिवस के भी नाम से जाना जाता है, तो याद रखेंगे। अगर गौरैया दिवस पूछ लिया जाए तो उस वक्त भी आंसर यही होगा 20 मार्च। अगला प्रश्न है, 2007 के बाद जन्मे बच्चों पर तंबाकू पर प्रतिबंध किस देश के द्वारा लगाया गया है? ऑप्शन दिए गए मलेशिया, मालदीव, केन्या या फिर चिली। तो तंबाकू पर जो प्रतिबंध लगाया गया है 2007 के बाद जन्मे बच्चों पर, तो यह हो जाएंगे मालदीव देश के द्वारा यह लगाया गया है। अगला प्रश्न है, स्पीड पोस्ट डिलीवरी गारंटी योजना किस मंत्री द्वारा आरंभ किया गया है? ऑप्शन दिया गया है राजनाथ सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अश्विनी वैष्णव या फिर प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। तो यह जो चलाया गया है ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा, जो कि अभी ये मंत्री भी हैं, मंत्री के पद पर हैं, और इन्हीं के द्वारा। यहाँ पूछा भी जरा मंत्री का नाम, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया। अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे तेज बुलेट ट्रेन CR450 किस देश की है? ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन दिए गए हैं इंडिया, USA, चीन या फिर जापान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा चीन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, डोपिंग रोधी सम्मेलन कहाँ हुआ? COP 10। ऑप्शन दिया गया पेरिस, ज्यूरिख, जेनेवा या फिर बाली। डोपिंग रोधी जो सम्मेलन हुआ है हाल ही में, यह हुआ है पेरिस के फ्रांस में, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, हमारे यहाँ प्रश्न समाप्त होता है, टोटल 50। अब हमारे साथ साथ भी बनाएंगे, स्कोर देखेंगे कि आपकी तैयारी कितनी मजबूत हुई है कितनी नहीं। और किसी भी तरह का डाउट होता है तो कमेंट में मेंशन करें। और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।